अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। जस्ट टू मेक यू सिंक विद द प्रीवियस सेशन, हमने ये शेयर किया था कि प्रोपोज़ल से क्या मुराद है या ऑफ़र से क्या मुराद है। आई मीन टू से बिज़नेस स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट की इब्तिदा ऑफ़र से होती है, या जिसको हम आम ज़बान में ऑफ़र बोल लेते हैं, ऑफ़र से होती है। सर ऑफ़र जो करता है उसको ऑफ़रर बोलते हैं या प्रोपोज़र बोलते हैं। ऑफ़र के कुछ एसेंशियल्स हमने शेयर किए थे, हमने सीखे थे कि कौन कौन से एसेंशियल हो सकते हैं और कितने किस्म का ऑफ़र हो सकता है। सर आज हम देखेंगे कि ये जो एक्सेप्टेंस होगी ये कौन दे सकता है, एक्सेप्टेंस की तारीफ़ क्या है और एक्सेप्टेंस के क्या एसेंशियल्स हैं, कब ये ऑफ़र प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशंस को, वेयर डिफरेंट वर्ड्स आर डिफाइंड, जिसमें से एक वर्ड एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस है। दोनों को मिलके पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे सर। जो इसकी डेफिनेशन बताई हुई है एक्सेप्टेंस की कि व्हाट डज मीन बाय द वर्ड एक्सेप्टेंस। सर ऑफ़र की डेफिनेशन थी कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something in view to obtain the assent of that other person, so such act or abstinence is called a proposal or a offer। अब जिस शख्स के लिए ऑफ़र बनाया गया है वो शख्स, वो जो ऑफ़री है, अगर वो उसको अपना एसेंट दे दे तो हम बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस दे दी गई है और इनके दरमियान प्रॉमिस हो गया है। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 कहता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज़ मेड सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। कह रहा है सर कि व्हेन द person to whom the offer is made signify has assent thereto, the proposal is said to be accepted। कहता है when the person to whom the offer is made signify his assent thereto, the offer is said to be accepted। और जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान क्या हो गया, दोनों के दरमियान प्रॉमिस हो गया। बिकॉज प्रॉमिस की जो डेफिनेशन बताई हुई है सर, व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made signify his assent thereto, the offer or the proposal is said to be accepted। सर जो प्रोपोज़र था जिसने किसी को ऑफ़र की थी, वो दूसरा शख्स जब इसको मान लेता है, उसको अपना कॉन्सेंट दे देता है, तो कहा जाएगा कि ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ और इनके दरमियान क्या हुआ, इनके दरमियान प्रॉमिस हुआ। बिकॉज प्रॉमिस की डेफिनेशन है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। कहा कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, a proposal when accepted become what, become promise। जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो एक्सेप्टेंस के को हम क्या बोलेंगे कि इनके दरमियान क्या हो गया, इनके दरमियान प्रॉमिस हो गया। दे एंटर्ड इनटू अ प्रॉमिस विद ईच अदर। सर देयर आर डिफरेंट एसेंशियल फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस, कि जब सर जिस तरह प्रोपोज़र के लिए या ऑफरर के लिए कुछ एसेंशियल्स थे, बिल्कुल इसी तरह जो प्रोपोजी है उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड रखा गया है, कुछ प्रिंसिपल वज़ा किए गए हैं, जिसको हम आम ज़बान में एसेंशियल बोल लेते हैं, एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहला जो एसेंशियल है प्रोपोजी के लिए, दैट मस्ट बी गिवन बाय द प्रोपोजी। ये नहीं कि प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कौन कर सकता है, तो कहा गया कि नंबर 1 इट मस्ट बी द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी और बाय द प्रोपोजी। अब ये क्यों कहा गया है, ये इसीलिए लिखा हुआ है, इसीलिए कहा गया है कि इफ़ द ऑफर इज़
specific offer or a special offer, तो it is limited to the extent of that individual only that person can accept it. कोई third party alien stranger उसको acceptance नहीं दे सकता. But if the proposal is a general in nature then anyone can accept it. ये जो essential है ये स्पेसिफिक या स्पेशल प्रपोजल के ऊपर लागू होगा कि जब कोई ऑफरर ने किसी ख़ास बंदे के लिए या ख़ास कम्युनिटी के लिए कोई ऑफ़र दिया हुआ है तो दैट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्टिकुलर ऑफरी एंड समटाइम इट मे बी एक्सेप्टेड बाय हिज ऑथोराइज्ड एजेंट. उसका जो एजेंट है, जो ऑथोराइज है, वो भी एक्सेप्टेंस दे सकता है. एजेंट को समझने के लिए हमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लास्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वो समझना होगा कि एजेंसी से क्या मुराद है, एजेंट कैसे अपॉइंट किया जाता है. अगर हम शॉर्ट में समझें, कोई शख्स अपने बिहाफ पे जो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है उसको एजेंट बोला जाता है. एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एजेंट प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो सर जब कोई एजेंट ऑथोराइज हो इस मामले के लिए तो वो भी ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, आई मीन टू से द ऑफरी, वो एक्सेप्टेंस दे सकता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकता है. सो सर ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी हिमसेल्फ और द प्रोपोजी हिमसेल्फ. सर अगर जनरल ऑफ़र है तो कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, लेकिन अगर स्पेशल ऑफ़र है तो वो शख्स जिसको ऑफ़र किया गया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है. एंड सर उसके बिहाफ पे उसका ऑथोराइज एजेंट भी एक्सेप्टेंस दे सकता है. एंड सर जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल मतलब क्या हुआ इसका? एब्सोल्यूट का मतलब हो गया मनो वन, जिस तरह वो ऑफर है उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना है. अनकंडीशनल पूरा का पूरा ऑफर जिस तरह ऑफरर ने ऑफर की है मनो वन उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना है. उसमें कोई कंडीशन नहीं लगानी, उसमें कोई आई मीन टू से अल्ट्रेशन नहीं करनी कि ऐसे नहीं तो वैसे या वैसे नहीं ऐसे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो हम बेसिकली काउंटर ऑफ़र कर रहे हैं, हम उसके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं कि इतने में नहीं इतने में. तो बार्गेनिंग है या जो काउंटर ऑफ़र है ये ओरिजिनल ऑफ़र को रिवोक कर देता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफरर ने ऑफ़र किया है मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूँ और मैं ख़ुद से एक ऑफ़र डेवलप कर रहा हूँ, मैं ख़ुद से एक ऑफ़र दे रहा हूँ. सो प्रोपोजी के लिए शर्त क्या रखी है कि अगर उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है तो मन वन उसी तरह उसको एक्सेप्ट करना है. एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देनी है. सर द थर्ड essential is that it must be in accordance with prescribed form. In accordance with prescribed manner. अब प्रिस्क्राइब्ड मैनर से क्या मुराद हुआ? सर प्रोपोज़ल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रोपोज़र है वो अगर कोई कंडीशन लगाना चाहता है, कोई तरीक़ाकार वज़ा करना चाहता है तो प्रोपोज़ल की एक्सेप्टेंस के लिए वो कोई तरीक़ाकार, कोई प्रोसीजर, कोई मैनर प्रिस्क्राइब कर सकता है. अगर ऐसा उसने किया है तो इट विल बी imperative for the proposee to follow that particular procedure for acceptance. मतलब acceptance must be given in the prescribed manner. अब यहाँ prescribed manner से मुराद क्या है? जो वज़ा शुदा है. किसने वज़ा किया है? जो ऑफरर ने. अगर वज़ा किया हुआ है तो उसी तरीके से उसने एक्सेप्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफरर ने बोला है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफरर कहता है कि जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, वो पहले मुझे मेल करेगा, पहले मुलाकात करेगा या एडवांस पेमेंट करेगा या ये डॉक्यूमेंट साइन करेगा एक्सेट्रा, वट एवर जो भी प्रोसीजर वो वज़ा करता है. तो जो प्रोपोजी है बिल्कुल उसी प्रोसीजर के तहत, उसी मैनर के तहत एक्सेप्टेंस देगा. अगर उस तरीके से वो एक्सेप्टेंस नहीं देता तो जो ऑफरर है या जो प्रोपोज़र है वो उसके एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट भी कर सकता है. दैट्स वाई इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. Okay, so the next one is it must be communicated to the offerer.
It must be communicated. कम्युनिकेशन किसको वापस करके देनी है, किसको कम्युनिकेट करना है? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर और अ प्रोपोजर। सर कम्युनिकेशन के बगैर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस नहीं होता। सर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। फॉर एग्जांपल किसी ने जहन में ये बना लिया है कि इस चीज़ को मैंने परचेज़ करना है या ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट करना है, और वो ड्राफ्ट भी बना लेता है लेकिन वो उसको डिस्पैच नहीं करता या वो कॉल नहीं करता या वो कम्युनिकेट नहीं करता ऑफरर को। इसका मतलब ये हुआ कि वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है और कोई प्रॉमिस नहीं हुआ है। सो इट इज़ मैंडेटरी दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। सर ये जो एक्सेप्टेंस है, इट मस्ट फॉलो द ऑफर, मतलब पहले ऑफर आना चाहिए उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। मतलब ये हुआ कि उससे पहले एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकती। अगर ऑफर से पहले कोई एक्सेप्टेंस देता है तो दैट विल बी काउंटेड एज ऑफर, बिकॉज एक्सेप्टेंस तो किस चीज़ की दी जाती है, किसी ऑफ़र की, किसी प्रपोजल की। अभी तक प्रपोजल आया ही नहीं है, अभी तक ऑफ़र आया ही नहीं है और मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं काउंट होगी। दैट विल बी काउंटेड एज वन सॉर्ट ऑफ ऑफर एंड इट विल बी लॉफुल फॉर दैट ऑफरर और द प्रोपोजी जिसको ये एक्सेप्टेंस दी जा रही है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि वो उसको रद्द करे कि अभी तक तो मैंने ऑफर दिया ही नहीं या मैं नहीं बेचना चाहता हूँ, व्हाटएवर। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफर। पहले ऑफर होना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्टेंस। इट मस्ट फॉलो द ऑफर। सर इट मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। इफ द ऑफर इज अ स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर, राइट, तो इट मस्ट बी गिवन विद इन दैट टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन टाइम, विद इन टाइम। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोपोजर है या जो प्रोपोजी है उसने कोई टाइम लिमिट रखा हुआ है कि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, या एक ड्यूरेशन दिया हुआ है जिसको हम स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए वो ओपन हो, अवेलेबल हो, कंटिन्यूइंग ऑफर है। उस दौरान जब भी आप एक्सेप्टेंस देना चाहें तो दे सकते हैं। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ पीरियड, बट इफ नो टाइम इज बीन मेंशन then it must be given within a reasonable time, and a reasonable time is a question of fact, it is not question of law। डिपेंड करेगा, एक ऑफर के लिए रीजनेबल टाइम कुछ होगा, हो सकता है दूसरे किसी ट्रांजैक्शन के लिए ऑफर के लिए रीजनेबल टाइम कुछ और हो। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर दी एसेंशियल फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस मे बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये जो एक्सेप्टेंस होगी ये एक्सप्रेस भी हो सकती है एंड विल बी आइदर इम्प्लाइड। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस से क्या मुराद है? वेरी सिंपल, हम लास्ट सेशन में इसको डिस्कस भी कर चुके कि एक्सप्रेस ऑफर से क्या मुराद है एंड एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस से क्या मुराद है। सर एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस से मुराद ये है कि इसको क्लियर अल्फाज में बाय लेटर या बाय वर्ड कम्युनिकेट किया जाए कि यस वो जो आपका ऑफ़र था मैं उसको मानोन एक्सेप्ट करता हूँ, या उसको वर्ड के ज़रिए क्लियर अल्फाज में कहा जाए, कम्युनिकेट किया जाए कि बिल्कुल वो जो ऑफ़र है मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ या मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा एक्सेप्टेंस क्या होगा? ऐसे एक्सेप्टेंस को बोला जाएगा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। सर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस से मुराद ये है कि बाय जेस्चर, बाय आई मीन टू से बाय एम्प्लीकेशन, अगर हम बावर कराएं कि यस ये मैं राज़ी हूँ इस चीज़ को मैं परचेज़ करने के तैयार हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स ऑफ़र करता है कि कोई चीज़ वो 10 लाख रुपए में बेचना चाहता है और दूसरा शख्स उसको 10 लाख रुपए प्रोवाइड कर लेता है, कोई बात नहीं करता, कोई कम्युनिकेशन नहीं करता, लेकिन वो उनको कंसिडरेशन पे कर लेता है और ऑफरर उस कंसिडरेशन को रिसीव कर लेता है, तो दिस इज़ आल्सो नोन एज एक्सेप्टेंस बाय इम्प्लिकेशन। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई है। आई मीन टू से
ज़रूरी नहीं है कि वो लेटर जो है उसे बिल्कुल उसी तरह ड्राफ्ट करके भिजवाना हो, वो इम्प्लाइडली भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक्सेप्टेंस चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, लेकिन ये इसेंशियल मैंडेटरी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोपोजी है या जो ऑफरी है वो प्रोपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकता है। सर बाय हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। सर लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि मान लीजिए मिस्टर ए है, वो उसके पास कोई आई मीन टू से कोई कार है जो वो बेचना चाहता है, और वो दूसरे शख्स को जो मिस्टर बी है उसको ऑफ़र करना चाहता है। मिस्टर ए एक कार को फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये में, $100 में, 100 अरब डॉलर में फॉर एग्ज़ाम्पल बेचना चाहता है, जिसकी कीमत कार बेचना चाहता है, और वो ऑफ़र करता है किसी शख्स को कि मेरे पास एक कार है जो कि इतना सीसी है और इसका कलर जो है वो रेड है और वो 2001 मॉडल है, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कंपनी का है, और इसकी जो कीमत है मान लीजिए वो रखता है कोई 1500 रुपये, 15 करोड़ रखता है, 15 लाख रखता है, एट्सेट्रा। कोई कीमत रख दी इसने 1500 या 1500 किलो। तो कहता है कि 10 मार्च तक आप एक्सेप्टेंस दे दें, और एक्सेप्टेंस के लिए शर्त ये है कि आपने एक्सेप्टेंस के साथ ही इतना एडवांस लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% एडवांस जमा करना है। दिस इज़ अ प्रोपोज़ल मेड बाय मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे? मिस्टर ए को हम बोलेंगे दिस इज प्रोपोज़र, और इन अदर वर्ड ऑफरर। सर अब ये जो प्रोपोज़ल है ये किसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है? बी को। बी की स्टेटस क्या होगी सर? प्रोपोजी या ऑफरी। नाउ जब ये कम्युनिकेशन मौसूल हुई तो बी किस तरह एक्सेप्टेंस देगा? तो एक्सेप्टेंस की डिफिनीशन क्या बताई गई? सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है एक्सेप्टेंस से मुराद ये है व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू। इसका मतलब हुआ प्रपोजल किसके लिए बनाया हुआ है? मिस्टर बी के लिए। जब ये हामी भरेगा इस ऑफर को तो कहा जाएगा एक्सेप्टेंस हो गई, और ये एक्सेप्टेंस को हम क्या बोलेंगे कि इनके दरमियान प्रॉमिस हो गया। अब ये जो प्रोपोजी है मिस्टर बी, ये एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है? व्हाट आर द एसेंशियल? तो कहा गया कि ये जो ऑफर है इट इज़ हियर अ स्पेसिफिक ऑफर, इट मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी हिमसेल्फ और बाय हिज अथोराइज्ड एजेंट, एंड इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। मिस्टर बी ये नहीं कहेगा कि नहीं ये $1500 में मैं नहीं परचेज करना चाह रहा हूँ। मिस्टर बी ये नहीं कहेगा कि कीमत कम कर दें या ये कंडीशन ऐसे नहीं वैसे कर दें। जिस तरह ये प्रपोजल है बिल्कुल उसी तरह उसी सेंस में ये एक्सेप्ट करेगा, तो हम बोलेंगे ये एब्सोल्यूट हो गया और अनकंडीशनल हो गया। और सर ये बी के लिए लाजमी है कि वो एक्सेप्टेंस के वक़्त 10% जो उसने कंडीशन रखी हुई है, जो तरीक़ाकार रखा हुआ है, उसको फॉलो करे। इसका मतलब ये हुआ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड विद बाय फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ये जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। अगर तरीक़ाकार वज़ा किया है, यहाँ पर वो 10% एडवांस मांग रहा है, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस के साथ ही वो 10% एडवांस भी देगा, तब जाके कंडीशन पूरी होगी। एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। मिस्टर बी जो ये एक्सेप्टेंस है ये बी को क्या करेगा? बी ए को कम्युनिकेट करेगा अपने इस इंटेंशन से कि यस ऑफ का ऑफर, यस योर ऑफर इज हियर बाय एक्सेप्टेड। सर ऑफरर जो है ऑफर करता है, ऑफरी ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस देता है। मान लीजिए कोई शख्स है, ये क्यों लिखा हुआ है? मान लीजिए कि मिस्टर बी को पता चलता है कि मिस्टर ए के पास कोई ऐसी गाड़ी है कि जो वो बेचना चाहता है, तो वो खुद से इससे पहले कि ये मिस्टर ए ऑफ़र करे, मिस्टर बी एक्सेप्टेंस भेज देता है कि यस वो गाड़ी मैं इतने कीमत पे ख़रीदने को तैयार हूँ।
इस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा, इस एक्सेप्टेंस को ऑफर कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऑफरर ने ऑफर ही नहीं किया, अभी मिस्टर बी की तरफ से ऑफर आ रहा है जिसको वो एक्सेप्टेंस कह रहा है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, दैट विल बी काउंटेड इज ऑफर, बिकॉज एवरी एक्सेप्टेंस मस्ट फॉलो द ऑफर। सबसे पहले ऑफर आ जाए उसके बाद एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। सर ये जो ऑफर है ये कब तक ओपन है? बोला 10 मार्च तक एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, तो मिस्टर बी जो है विद इन दैट टाइम एक्सेप्टेंस दे सकता है। उसके बाद अगर वो एक्सेप्टेंस देगा देन इट विल बी द डिस्क्रेशन ऑफ मिस्टर ए वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। सर अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो देन रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। सर मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो स्पेसिफिक ऑफ़र नहीं कर रहा, वो जनरल ऑफ़र कर रहा है, तो कोई भी शख्स उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए शर्त ये है कि वो एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देगा, मतलब कोई काउंटर ऑफ़र नहीं करेगा। काउंटर ऑफ़र से क्या मुराद कि जब हम बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, जो ऑफरर है वो एक कीमत बता रहा होता है, एक कंडीशन बता रहा होता है, और हम उस एज ए कस्टमर उसको दूसरा ऑफ़र करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, कंडीशन को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। तो जितनी दफ़ा हम बार्गेनिंग करते हैं हम बेसिकली काउंटर ऑफ़र ही कर रहे होते हैं। सो काउंटर ऑफ़र का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल ऑफ़र को मैं नहीं मान रहा, ओरिजिनल ऑफ़र को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ और मैं खुद से एक ऑफ़र दे रहा हूँ। सर टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब कोई शख्स अपना इंटेंशन दूसरे को कम्युनिकेट करता है, कन्वे करता है कि मैं ये चीज़ इतने टर्म एंड कंडीशन पे बेचना चाहता हूं, तो वो शख्स बेसिकली ऑफ़र कर रहा है और वो शख्स ऑफ़रर कहलाएगा। सर जो दूसरा शख्स होगा जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो उसको ऑफ़री बोलेंगे, और जो ऑफ़री है वो मानो उसी तरह जो प्रोपोज़ल है उसी तरह एक्सेप्ट करेगा, उसमें कोई काउंटर ऑफ़र नहीं करेगा, उसमें कोई तरमीम नहीं करेगा, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देगा। सर विद इन टाइम देगा, कम्युनिकेट करेगा एसेट्रा। सर जब ये कम्युनिकेशन हो जाए, जो प्रोपोज़र होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोपोज़र की स्टेटस चेंज हो जाएगी, इट विल बी कॉल्ड अ प्रोमिज़र, एंड मिस्टर बी की स्टेटस चेंज हो जाएगी, इसको कहेंगे प्रोमेजी। सर प्रॉमिस हो गया, अब प्रॉमिस से पहले क्या ये अपने ऑफर्स को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सर अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।